हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डस्ट ऑफ सिनो के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ सिनो, यानी कि डस्ट ऑफ सिनो क्या होता है। ये जो चैप्टर का नेम है डस्ट ऑफ सिनो, तो उसी का मीनिंग पूछ लिया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ डस्ट ऑफ सिनो। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से ही हैज़ चेंज्ड हिज मूड, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने पोएट का मूड चेंज कर दिया। एंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया किस चीज़ ने उसका मूड चेंज कर दिया, और थर्ड पार्ट में पूछा गया उसका मूड कैसे, कैसे मीन्स कैसे से कैसा हो गया। पहले मूड कैसा था और मूड चेंज होने के बाद कैसा हो गया उसका। Let us see the answer. The dust of snow means the fine particles of snow. Students, यहाँ fine means बारीक या महीन and particles means कण। तो dust of snow means the fine particles of snow. Dust of snow का मीनिंग बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत महीन पार्टिकल्स को डस्ट ऑफ स्नो बोला जाता है। The sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mind. तो पोएट के माइंड को किसने चेंज किया? जो डस्ट ऑफ स्नो की सडन शावर हुई थी ऊपर से, अचानक से डस्ट ऑफ स्नो ऊपर से जो बौछार हुई थी डस्ट ऑफ स्नो की, उसने पोएट का मूड चेंज कर दिया। द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड चेंज्ड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। पोएट की जो स्टेट ऑफ माइंड थी, यानी पोएट का जो माइंड था, पोएट का जो मूड था, वो पहले सैड था, सैड से हैप्पी हो गया। यानी कि पोएट की स्टेट ऑफ माइंड सैडनेस से हैप्पीनेस में चेंज हुई। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगा। एंड वॉन्टेड टू एन्जॉय हिज रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी का बचा हुआ दिन एन्जॉय करने का उसका मन होने लगा। अब तक उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा दिन ख़राब हो गया, मेरा दिन वेस्ट हो गया, लेकिन अब उसका मन हुआ कि आगे का जो भी जितना भी दिन बचा है मैं उसको एन्जॉय करूं, हैप्पीली उस डे के पार्ट को सर्वाइव करूं, स्पेंड करूं। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, यानी कि पोएम्स में अक्सर कौन कौन सी बर्ड्स के नेम मेंशन किए जाते हैं, कौन कौन सी बर्ड्स के नेम लिए जाते हैं। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशनड इन पोएम्स, क्या आपको लगता है कि क्रो अक्सर पोएम में मेंशन किया जाता है। OFTEN ऑफन, ऑफन मीन्स स्टूडेंट्स अक्सर, मेंशन मीन्स शामिल करना। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, जब आप क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कौन कौन सी इमेजेस आती हैं, या कैसी इमेजेस आपके माइंड में आती हैं जब आप क्रो के बारे में सोचते हैं। यूजुअली यानी अक्सर, सामान्यतः पोएट्स यूज द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी लाइक पीकॉक, मैना, पैरट, कुकू एंड ट्रीज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो सामान्यतः यानी यूजुअली पोएट्स यूज करते हैं अपनी पोएम में उन बर्ड्स या उन ट्रीज को यूज करते हैं विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी, जो अपने सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, जैसे पीकॉक, मैना, पैरट, कुकू। तो ये सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं। तो अक्सर पोएट इन ब्यूटीफुल वर्ड्स को अपनी पोएम में मेंशन करते हैं। एंड ट्रीज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और ऐसे ट्रीज को मेंशन करते हैं जो फ्रूट्स और ब्यूटीफुल फ्लावर्स से लदे हुए होते हैं, जिनमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्रूट्स और सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं। ऐसे ट्रीज और सुंदर सुंदर पक्षियों को पोएम में मेंशन किया जाता है। बट हियर पोएट फ्रॉस्ट हैज चूजन अ क्रो, लेकिन यहाँ इस पोएम में पोएट फ्रॉस्ट ने एक क्रो को चूज किया है विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स, जिसको अक्सर पोएम में यूज नहीं किया जाता है। क्रो इज़ ब्लैक इन कलर विद वेरी हार्श वॉइस, क्रो का कलर ब्लैक होता है और इसकी वॉइस बहुत हार्श होती है, अनप्लीजेंट वॉइस होती है।
थिंकिंग ऑफ अ कर्व ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग इमेजेस टू आवर माइंड। हम जब भी कर्व के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में बहुत डिप्रेसिंग इमेजेस यानी निराशाजनक इमेजेस हमारे माइंड में आने लगती हैं। What is a hemlock tree? हेमलॉक ट्री क्या होता है? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as a maple or an oak or a pine? तो यहाँ पूछा है कि पोएट ने किसी ब्यूटीफुल ट्री के बारे में इस पोएम में क्यों नहीं लिखा। जैसे मैपल का नाम ले सकता था, ओक का नाम ले सकता था पोएट, या पाइन का नेम ले सकता था। ये सारे ब्यूटीफुल ट्रीज होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी प्लांट का, किसी भी ट्री का नेम ना लेकर पोएट ने हेमलॉक ट्री का नेम इस पोएम में मेंशन क्यों किया है? अ हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, एक विषैला वृक्ष होता है। पॉइजनस मीन्स विषैला, जहरीला। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, और इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के छोटे छोटे फूल भी होते हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज अ मैपल, ओक और पाइन ट्री। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनमें से मैपल, ओक या पाइन किसी भी ट्री को चूज नहीं किया है। ही चोज द हेमलॉक ट्री, उसने हेमलॉक ट्री को चूज किया। एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज, और सारे ब्यूटीफुल ट्रीज को छोड़ दिया। यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने सारे ब्यूटीफुल ट्रीज को छोड़कर हेमलॉक ट्री को चूज किया। किस लिए? टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग, अपने मूड को शो करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए, या सीधा सीधा बोलें तो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स या अपने सैड मूड को प्रेजेंट करने के लिए उसने हेमलॉक ट्री का यूज किया है। राइट? व्हाट डू द कर्व एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? कर्व और हेमलॉक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय और सॉरो, ये दोनों जो एजेंट्स हैं नेचर के, ये जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं या सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं। What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? तो क्रो ने जो डस्ट ऑफ स्नो ऊपर से गिराई थी हेमलॉक ट्री से, उसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो यहाँ हेमलॉक और कर्व दोनों ही पोएट के सॉरो और डिप्रेशन को शो करते हैं। पोएट के इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, यानी इस भौतिकवाद वाले संसार में, इस पदार्थवाद वाले, स्टूडेंट्स मैटेरियलिस्टिक वो वर्ल्ड होता है जहाँ आदमी मटेरियल को ज़्यादा वैल्यू देता है, जहाँ थिंग्स को वैल्यू दी जाती है, ना कि किसी की फीलिंग्स या इमोशंस को। तो आज हम लोग आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। आप देखते होंगे कि हम बंगले को वैल्यू देते हैं, गाड़ी को वैल्यू देते हैं, या जिसके पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो उसको वैल्यू देते हैं। किसी की इमोशंस से आज की दुनिया में ज़्यादा लेना देना नहीं है। ऐसे ही वर्ल्ड को हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहा जाता है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो इस पोएम में क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट करते हैं पोएट के द्वारा फील किए जाने वाले सॉरो और डिप्रेशन को। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, इस लाइन को आई हैव रिटन इन डिफरेंट कलर बिकॉज दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जहाँ पोइटिक डिवाइसेस मैंने वीडियो में दी हैं वहाँ पर एक इसको भी बढ़ाना है। यहाँ सिंबलिज्म है। क्रो एंड हेमलॉक, इन दोनों वर्ड्स में सिंबलिज्म पोइटिक डिवाइस है, और ये सिंबल है किस चीज़ का? नेचुरल जॉय एंड डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। तो डस्ट ऑफ स्नो एक सिंबल है किसका?
जॉय एंड एनर्जी का। इसलिए डस्ट ऑफ सिनो में पोइटिक डिवाइस कौन सी है? सिम्बोलिज्म। द डस्ट ऑफ सिनो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री। जो डस्ट ऑफ सिनो को क्रो हेमलॉक ट्री से नीचे गिराता है, उसका क्या मीनिंग है? मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट, द पोएट इज एंटरिंग द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। तो वो हमें मीनिंग, वो हमें ये बताता है, उस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि सैड और डिप्रेसिंग मोमेंट से गुजरते हुए, पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट, यानी सैड और डिप्रेसिंग मोमेंट से पास होते हुए, सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट से गुजरते हुए, द पोएट इज एंटरिंग द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। जो पोएट है वो जॉय और ऑप्टिमिज्म के टाइम में एंटर कर रहा है। समझने में मुश्किल आए तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब डस्ट ऑफ सिनो ऊपर से गिरी थी तभी तो पोएट एकदम रिफ़्रेश हुआ था, तभी तो पोएट का मूड चेंज हुआ था। तो जब मूड चेंज हुआ था तो कहाँ से? सैड एंड डिप्रेशन वाले मूड से उसका मूड कैसे हो गया? जॉय एंड ऑप्टिमिज्म वाला। जॉय मीन्स आनंद और ऑप्टिमिज्म मीन्स हैविंग अ पॉजिटिव फीलिंग। आशावादिता बोलते हैं ऑप्टिमिज्म को हिंदी में। तो वो सिंबल है, डस्ट ऑफ सिनो जैसे ही गिरती है उसका एकदम मूड चेंज हो जाता है। कहाँ से? वो सैड और डिप्रेशन मूवमेंट से गुजर के एकदम पहुँच जाता है जॉय एंड ऑप्टिमिज्म वाले मूड में। इन 4 आंसर्स को स्टूडेंट्स प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट करिएगा, समझिएगा, एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मेक अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।